बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन। लेक्चर का आगाज़ करते हैं निहायत खूबसूरत दुआ के साथ, रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है प्रोकैरियोट्स। देखते हैं कि इंट्रोडक्शन के अलावा आज के लेक्चर में और आपके लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हैं। वी हैव टू गो टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम सेल्स को टू पार्ट्स में या टू कैटेगरीज में, क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 आर प्रोकैरियोट्स, अदर वन आर यूकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और एंशिएंट, और यू का मतलब होता है मॉडर्न, यानी कि ऐसे सेल्स जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जिनमें यू मीन्स मॉडर्न, अ वेल डिफाइंड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, those are called as eukaryotes। तो ये तो थी हमारे पास दो टाइप्स। आए हम इनका एक ब्रीफ सा क्विक सा रिव्यू लेते हैं सो दैट कि हमें पता चले कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बेसिकली किन ऑर्गेनिज्म को फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला था आप लोगों से अभी कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस इज एब्सेंट, जबकि यहाँ पे अ वेल डिफाइंड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट डेफिनेटली इन यूकैरियोट्स। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, यू मीन्स मॉडर्न, आप लोग मॉडर्न हैं। और अगर मैं आपके किसी भी सेल को देखूंगा तो उस पर्टिकुलर सेल में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, ये आपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ रखा है कि हमें जब सेल्स को पढ़ा था तो आपको पता है कि हमारे सेल्स में डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनेलीज हैं। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपैरेटस, वैक्यूल्स, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की बहुत से सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन यूकैरियोट्स, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये सारे के सारे एब्सेंट होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, इस तरह की कोई चीज प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं होती, while all such stuff is present in eukaryotes, राइट। ये वाली जो ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत सिंपल हैं, बहुत थोड़ी सी चीजें हैं, लेकिन आपको याद होगा कि अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर सिंपल हो तो उसमें एरर्स कम होते हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स हो जाए तो जरा सी लाइट फ्लक्चुएशन किसी भी सॉफ्टवेयर को प्रॉब्लम कर देती है। अगरचे ये बहुत सिंपल हैं, लेकिन कि जिंदगी गुजारने का सिंपल सा जो रिएक्शन है वो बड़ी मुश्किल से डिस्टर्ब होता है, इसीलिए दुनिया में मोस्ट एबंडेंट भी हैं। लेकिन ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद, ज्यादा एक्यूरेट होने के बावजूद, एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स लेस एबंडेंट हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात है, वो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, ये दुनिया पे इवॉल्व होने वाले तकरीबन 2.5 से 3.2 मीन्स तकरीबन 3.25 बिलियन साल पहले जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ था, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बहुत क्लोज हैं हमारे प्रोकैरियोट्स। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मीन्स यूकैरियोट्स की बात करूं, तो तकरीबन 1 बिलियन ईयर दुनिया पे किसी हुक्मरानी रही सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स की, और इनके 1 बिलियन ईयर्स के बाद ये दुनिया पे तशरीफ लाई, जिन्हें हम लोग यूकैरियोट्स का नाम देते हैं। तो लुक एट दिस कि हाउ वेल दे हैव प्लेड देयर रोल to evolve eukaryotic life or your life on the face of earth. So we should definitely pay tribute to these organisms. They are capable to withstand harsh environment. ENV stands for environment. यानी कि जब हमारी ज़मीन की एवोल्यूशन हो रही थी तो हमारी ज़मीन का एनवायरनमेंट बहुत आइडियल नहीं था। कंडीशंस वर वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल थी। लेकिन उन मुश्किल और नागुफ्ता भी हालात में भी जिस ऑर्गेनिज्म ने लाइफ की बुनियाद रखी, नॉट ओनली बुनियाद रखी बल्कि लाइफ को सस्टेन भी करवाया, दोज वर प्रोकैरियोट्स। लेकिन जाहिर है ये जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं, दे कैन नॉट फेस येट, इवन इतने 100 साल, इतने बिलियन ईयर्स गुजरने के बाद भी जो हमारा यूकैरियोटिक सिस्टम है वो उन हालात को फेस नहीं कर सकता जिन्हें कि ये फेस करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं साइज की, तो प्रोकैरियोट्स आर वेरी वेरी स्मॉल, बड़े छोटे हैं, एंड इफ वी वांट टू सी देम
तो वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप। इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर यूकैरियोट्स, लेकिन हमारे पास बहुत से ऐसे सेल्स हैं जो यूकैरियोटिक है और हम उन्हें अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। द वेरी बिगेस्ट वन इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। तो आप किसी भी ऑस्ट्रिच के एग को या किसी हैन के एग को देख सकते हो, इट इज अ सिंगल सेल। इसके अलावा अगर आप एक ऑर्गेनिज्म है दैट इज द लार्जेस्ट प्रोकैरियोट ऑन द फेस ऑफ अर्थ, तो उसको बाहर हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, राइट। और इसको अगर आपने देखना हो तो यू कैन विजिट अ स्टर्जन फिश। तो स्टर्जन फिश के अंदर आप लोगों को ये वाला बैक्टीरियम एपियोलोपाइसम फिशल सनी नजर आता है, राइट। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ विद नेकेड आई, वी हैव टू हैव द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर मैं बात करूं इनके डीएनए की, तो इट इज बैड और नॉट फाइन टू से देम क्रोमोसोम, लेकिन बहरहाल बहुत सी बुक लिखती हैं कि इनके अंदर एक सिंगल सर्कुलर डीएनए का पीस होता है। इट इज सो कंडेंस्ड कि बहुत से लोग इसे क्रोमोसोम का नाम देते हैं, लेकिन एक्चुअली आप जब आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्रोमोसोम इज अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, और जो चीज यहाँ पाई जाती है वो डेफिनेटली क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे पूरी नहीं उतरती। लेकिन बहरहाल अभी इस लेवल पे आप ये याद रखें कि इनके पास एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम का पीस हो सकता है, जो बाद में 2-3 भी रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन जहां तक यूकैरियोटिक सेल की बात है तो यू नो वेरी वेल कि हमारे पास तो बहुत सारे क्रोमोसोम है। हमारे पास तो 46 क्रोमोसोम है, चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम्स है, पोटैटो में 48 क्रोमोसोम्स है, अनियन में और ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम्स है। तो क्रोमोसोम का नंबर यूजुअली ज्यादा होता है, लेकिन इस वाले केस में मैक्सिमम 1, 2, 3 से बात आगे नहीं चल रही होती, और वो भी बहुत रेयर है। यूजुअली किसी एक प्रोकैरियोट में आमतौर पे एक ही सिंगल सर्कुलर हाईली कंडेंस्ड क्या होता है, डीएनए होता है, क्रोमोसोम नहीं होता। अब हम देखते हैं कि आखिर हम अगर इस प्रोकैरियोट को पढ़ेंगे तो, या जो प्रोकैरियोट्स हैं वो हमारी इस लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, उसका एडवांटेज क्या है। तो पहली बात, जैसे मैंने बोला था कि इन्होंने जिंदगी को शुरू करवाया, ये एक इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन सिर्फ शुरू नहीं करवाया, बल्कि इवन आज के दौर में भी हमारी ज़मीन के ऊपर बहुत से ऐसे प्रोसेसेस हो रहे हैं कि जिनकी वजह, जिनका वजूद सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक लाइफ के साथ है। अगर ये वाली लाइफ खत्म हो जाए तो शायद ज़मीन पे ज़िंदगी का वजूद ही ख़त्म हो जाए। इसलिए यहाँ पे लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल, अगर आप ज़मीन पे होने वाली फोटोसिंथेसिस को देखें तो इसका एक लॉइन शेयर, एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक वेरी बिग कंट्रीब्यूशन इन द फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप बाय द प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स ही कर रहे हैं। तो इमेजिन करें कि अगर आप लोगों की ज़मीन से ये ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए तो ज़ाहिर है हमारी ज़मीन पर बनने वाली ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी। तो शायद आपको या मुझे सांस लेने के लिए ऑप्टिमम अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ज़िंदगी ज़ाहिर बरकरार नहीं रहेगी। फिर इसके अलावा फोटोसिंथेसिस करवाने में उनका बड़ा रोल है, और जो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रही हैं उनकी सर्वाइवल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया शामिल होती हैं, जो ज़ाहिर है हमारी नाइट्रोजन को अमोनिया में और अमोनिया को नाइट्राइट में और फिर नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सारे के सारे जो सॉल्ट्स है फिर वो अवेलेबल होते हैं प्लांट्स को, और दे आर वेरी बिग सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर दीज पर्टिकुलर प्लांट्स। एंड मोर नाइट्रोजन मीन्स मोर रैपिड फ्लरिशिंग ऑफ द लीव्स एंड स्टेम्स एंड द शूट्स एंड द रूट्स। तो इसी तरह से प्लांट्स जब ज़्यादा इससे ग्रो करते हैं, ज़्यादा फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा नंबर में सीड प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा नंबर में अगली जनरेशन की बेस प्रोड्यूस होती है। तो इस लिहाज से इस आवाम को फूड प्रोवाइड करने के लिए इन द टर्म्स ऑफ फ्रूट्स, इन द टर्म्स ऑफ सीड्स, इन द टर्म्स ऑफ द ग्रेन्स, इन द टर्म्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, सारे के सारे के अंदर हमारे बैक्टीरिया दे आर प्लेइंग अ वेरी की रोल। फिर इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, रिसर्च में भी हम प्रोकैरियोट्स पे ज़्यादा काम करते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स के, क्योंकि रिसर्च में इन ऑर्गेनिजम्स को लैब में कल्चर करना, ग्रो करना ज़्यादा ईजी होता है, और ये काम इनका जनरेशन टाइम चूँकि बहुत कम है तो ये बहुत तेज़ी से उन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को डिसेंड करके जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमें बता सकते हैं कि किसी भी कैरेक्टर की ट्रांसमिशन कैसे हो रही है या कोई प्रोसेस कैसे हो रहा है। फिर इसके लिए हमें बहुत बड़े बड़े केजेस और बहुत बड़े बड़े एरियाज की जरूरत नहीं है। छोटे से इंक्यूबेटर में, एक छोटी सी पैटी प्लेट में हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं। हर चीज़ का प्लस होता है, माइनस भी होता है। ये मैंने लिखा है कि मोस्ट ऑफ देम आर गुड, लेकिन उनमें से कुछ बैड भी हैं। लेकिन जो बैड हैं वो ज़ाहिर है हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है इकोनॉमी ज़रूरी नहीं है कि बैड वे में अफेक्ट हो। आप लोगों की जितनी भी
यू कैन से बेकिंग इंडस्ट्री है, वो सारी की सारी हमें बहुत अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट करके देती है, इट इज फ्रॉम द बैक्टीरिया, यू नो। फिर उसके बाद हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो एनवायरनमेंट में बहुत से अच्छे बैक्टीरिया भी हैं और बहुत से बुरे बैक्टीरिया भी हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आई बिलीव दे आर गुड फॉर अस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर प्लेइंग देयर रोल फॉर द लाइफ। नाउ वी वांट टू सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टेक्सोनॉमी ऑफ द प्रोकैरियोट्स। आइए देखते हैं कि उस टेक्सोनॉमी में हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, बट फॉर दिस पर्पज वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। Yes, my dear students, we want to commence the next, you can say, concept, and that is the taxonomy of the prokaryotes. Taxonomy का मतलब क्या होता है my dear students, कि हम organisms को क्लासीफाई करें आफ्टर देयर डिस्कवरी, यानी कि सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करना है और उसके बाद अभी देखना है कि इस ऑर्गेनिज्म के फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ और किससे मिलते हैं, और फिर उसके मुताबिक हम उसे उसके रिलेटिव ग्रुप में प्लेस कर देते हैं। इट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। तो सबसे पहली बात माय डियर स्टूडेंट्स है डिस्कवरी। तो इसको डिस्कवर किया था एक डच साइंटिस्ट ने, यूरो डच से मुराद होता है हॉलैंड के रहने वाले लोग, उन्हें हम डच मैन बोलते हैं। तो एक डच साइंटिस्ट था, उसने हमें सबसे पहले 1674 में डिस्कवर करके दिए क्या, बैक्टीरिया। हिज नेम वाज एंटोनियो वॉन लीवनहुक। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ही वाज जस्ट अ ग्लास ग्राइंडर, और जब वो ग्लास को ग्राइंड कर रहा था तो अचानक उससे एक ऐसी शेप बन गई जिसे आज हम कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कॉन्वेक्स लेंस कोई इस तरह की चीज होती है, और ये ग्लास है, इट इज नॉट द मिरर, ये ग्लास है। और आपको पता है कि इसमें एबिलिटी होती है कि ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पर, राइट। तो अगर मैं इसके क्रॉस देखूंगा तो चीजें मुझे बड़ी नजर आएगी, मैं इस सब से देखूंगा तो चीजें मुझे बड़ी नजर आएगी। तो बात ही हो रही है हमारे डियर स्टूडेंट्स के इस पर्टिकुलर सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप, इसमें आप लोगों को वो सबसे प्रिमिटिव या इनिशियल माइक्रोस्कोप नजर आ रही है दैट बियर्स ओनली वन लेंस। और इसको डिस्कवर की, इसको बनाया भी किसने था, एंटोनियो वॉन लीवनहुक ने। उसने डिफरेंट जगहों से वाटर लिया और डिफरेंट जगहों से वाटर लेने के बाद उसने उसमें पीप इनटू इट, उसको ऑब्जर्व किया। तो उसे ये नजर आया कि जिस पानी को बाहर हम बहुत ज्यादा साफ समझ रहे होते हैं, वो तो एक लाइफ से फुल है, भरा हुआ है। याद रखो माय डियर स्टूडेंट्स कि ये टाइम है जब लोग पॉन्ड्स के पानी को भी इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये हमारा नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर नहीं था, दूसरा बहुत फिल्टर करते थे, उसी को पिया करते थे। जब उसने देखा कि जिस पानी को हम बहुत साफ समझ रहे हैं उसके अंदर भी बेसिकली लाइफ है, तो उसने उस पर्टिकुलर लाइफ को नाम दिया था एनिमल्क्यूल्स, एंड ही वाज सो गुड एट इट कि उसने उन पर्टिकुलर एनिमल्क्यूल्स को डिफरेंट जगहों में टेस्ट किया, जिसमें हमारा सलाइवा भी शामिल था। और उसके बाद उसने एनिमल्क्यूल्स की ड्राइंग्स बनाई और फिर उन्हें एक बुक थी माइक्रोग्राफिया, उस पर्टिकुलर बुक के अंदर उसको प्रॉपर पब्लिश भी किया। तो याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि आप दुनिया में जितनी बड़ी मर्जी डिस्कवरी कर लें, लेकिन जब तक आप उस डिस्कवरी को पब्लिश नहीं करेंगे वो यूजलेस होगी लोगों के लिए। इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि जो भी कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो भी कोई नई चीज डिस्कवर करते हैं या किसी पुरानी चीज को रीइंफोर्स करते हैं या उसके थोड़ी बहुत वेरिएशन को फाइंड करते हैं, तो एवरीथिंग इज रिपोर्टेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल्स, राइट। फिर उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स जो टर्म थी बैक्टीरिया की डिस्कवर हो गए, बैक्टीरिया डिस्कवर हो गए, एनिमल्क्यूल सबसे पहले नाम दिया गया था। उसके बाद 1882 में इमेजिन करें कि ये 1674 है, तो तकरीबन मोर देन 200 इयर्स गुजर गए हैं। 200 साल के बाद एनबर्ग साइंटिस्ट था, उसने टर्म इस्तेमाल की बैक्टीरियन या बैक्टीरिया। मैंने बैक्टीरियन लिखा है बिकॉज सिंगल एनिमल की बात हो रही है, तो ये सिंगल एनिमल्क्यूल था जिसे बाद में बैक्टीरिया का नाम दिया गया। इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल स्टफ, जिसे कि आप कह सकते हो डिफरेंट किस्म की एड्स में, जैसे स्पार्कल छोटू था या छोटा पैकेट की एड आप लोगों के दौर में चल रही है, तो उस छोटी सी चीज को, स्मॉल स्टफ को हम बैक्टीरियन का नाम देते हैं, राइट। क्लासिफिकेशन की बात करनी चाहिए, डेफिनेटली नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक चीज डिस्कवर कर ली, उसको नाम दे लिया, अब क्लासीफाई करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स क्लासीफाई करना बहुत आसान नहीं था। हमारे पास बैक्टीरिया डिफरेंट फॉर्म में इतने ज्यादा डाइवर्स हैं, उनमें इतनी ज्यादा वैरायटी पाई जाती है कि उन्हें क्लासिफाई करना वाकई एक हेक्टिक जॉब थी। एवोल्यूशन के लिहाज से देखा जाए तो पहले जो क्लासिफिकेशन की बेस थी वो क्या थी, मॉर्फोलॉजी, चीजों को देखो और ग्रुप कर दो। लेकिन जब जब इल्म बढ़ता चला गया, पाइलअप होता चला गया, हमें अपने इल्म के अंदर डेप्थ मिलती चली गई, तो डेफिनेटली क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने उनके डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेसेस को देखा, उनके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को देखा, उनकी न्यूट्रिशन को देखा, मोटिलिटी को देखा,
मॉर्फोलॉजी को भी देखा और मेथड ऑफ डिवीजन, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको इस चैप्टर में पता चलेगी, जो आपको इस चैप्टर में पता चलेगी वो है मेथड ऑफ डिवीजन, कि कितना इंपॉर्टेंट था ये वाला स्टाइल भी कि बैक्टीरिया जो है वो ऐसे डिवाइड हो रहा है, या जो बैक्टीरिया है वो इस तरह डिवाइड हो रहा है, या बैक्टीरिया जो है वो ऐसे और ऐसे दो तरफ से डिवाइड हो रहा है। और उसके लिहाज से इतनी क्लासेस बनती हैं कि वेदर दे लिव independently or they may live in the group of 2, they may live in the group of 4, or they may live in the group of 8, or they may make a network, or they may make a strap। ये डिपेंड करता है मेथड ऑफ डिवीजन पे, और इसी के ऊपर हमारी क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा बेस कर रही है। तो क्लासीफाई करना आसान नहीं था, लेकिन साइंटिस्ट ने ज़ाहिर डे एंड नाइट वर्क किया है इसके ऊपर, और उसके बाद हमें क्लासीफाई करके दिया। ये वो बात है जो हम आज के रेफरेंस से कर रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि आज हम जिस मकाम पे खड़े हैं वो मकाम हमारे बैक्टीरिया को किस किस हिस्टोरिकल, यू कैन से माइलस्टोन अचीव करने के बाद मिला है, माइलस्टोन अचीव करने के बाद मिला है। तो उसके लिए नंबर 1 इज, यू नो वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट्स, कि पहले हमारे पास, मैं बता रहा हूं कि हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले आपको पता है कि हम साइंटिस्ट समझते थे कि दुनिया में सिर्फ 2 ग्रोह है ऑर्गेनिजम्स के, उनमें से एक का नाम क्या था प्लांट और एक का नाम क्या था एनिमल। हम इन पर्टिकुलर बैक्टीरिया को प्लेस करते थे प्लांट के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट लगा के छोड़ दिया है कि जितने भी किस्म के बैक्टीरिया थे वो तो आज हमें पता है ना कि इनमें से कितने एनिमल लाइक है, कितने यू कैन से प्लांट लाइक हैं, कितने जो हैं वो इंसेस्टर्स बने बाद में प्लांट से, कितने इंसेस्टर बने एनिमल्स के, राइट। फिर सांस कैसे लेते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जाहिर है बहुत अर्ली नॉलेज था, जब बहुत रॉ फॉर्म थी हमारे पास नॉलेज की, तो जो ऑर्गेनिजम्स थे, मींस उस दौर के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सारे के सारे बैक्टीरिया को प्लांट बॉडी के साथ ही, प्लांट के ग्रुप के साथ ही प्लेस कर दिया था। तो ये बैक्टीरिया प्लांट्स किंगडम के साथ रखे जाते थे, एनिमल के साथ नहीं रखे जाते थे। फिर उसके बाद 1861 का टाइम है। अब हमारे पास एक हिस्टोरिक टाइम चल रहा है 1861। उसमें एक साइंटिस्ट, हिज नेम वाज जॉन हॉग। इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को प्लांट से उठाया, अलग किया, और अलग करने के बाद एक सेपरेट किंगडम बना दिया। इट वॉज अ वेरी बिग रेवोल्यूशन कि हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे प्रोटिस्टा को जगह दी, यानी कि हमने प्लांट्स और एनिमल्स में से एक सेपरेट ग्रुप बना दिया, किंगडम बना दिया, किनका, प्रोटिस्टा का। और कहा क्या कि सारे ऑर्गेनिज्म जो आंख से नहीं देखे जा सकते उन्हें उठा के यहां प्लेस कर दो, राइट। टू प्लेस ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते थे, चाहे वो प्लांट से बिलोंग करते थे, आज के रेफरेंस से बात कर रहा हूं, चाहे वो एनिमल से बिलोंग करते थे, चाहे वो होलोजोइक थे, जिस तरह के भी थे, सारे ऑर्गेनिज्म को उठाओ और उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में प्लेस कर दो। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात कर रहा हूं बैक्टीरिया की तो वो भी इसी ग्रुप में है, और अगर मैं बात करता हूं यू कैन से एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की तो वो भी इसी ग्रुप में है, अमीबा भी इसी ग्रुप में है, पैरामीशियम भी इसी ग्रुप में है, और तो और वायरसेस भी इसी ग्रुप में। इट मींस इट वाज अ वेरी बिग डोमेन, एक बहुत बड़ा ग्रुप था दैट वाज ब्लेंड ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट हैव गॉट सम डिफरेंट और डिस्टिंक्ट रिलेशन। रिलेशन था ही कोई नहीं, सिर्फ एक ही रिलेशन था कि माइक्रोस्कोपिक है तो यहां प्लेस कर दो। डेफिनेटली इट वाज नॉट लॉजिकल। तो फिर क्या हुआ कि 1866 में अर्नस्ट हैकेल ने क्या किया, उन्होंने कहा कि नो, आप सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को पकड़ो और बैक्टीरिया को पकड़ के उनका एक सेपरेट ग्रुप बना दो, उसके नाम रख दो मोनेरा। और इस मोनेरा में बहुत से लोग इसे मोनरा बोलते हैं और बहुत से लोग इसे मोनेरा भी बोलते हैं। अगर आप सुनेंगे जाकर प्रोनाउंसिएशन तो ऐसा ही है, बहुत से प्रोनाउंसिएशन जैसे मोनेरा और बहुत से मोनरा बोलते हैं। तो उन्होंने प्रॉपरली क्या किया, उन्होंने कहा नो अदर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट प्रोटिस्टा, एक्सेप्ट यू कैन से प्रोकैरियोट्स, वो यहाँ पे प्लेस किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर ग्रुप में खालिसतन क्या बन गए, बैक्टीरियल ग्रुप बन गए, यहाँ पे सब बैक्टीरिया आ गए। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि अब तक ये सिर्फ एक ग्रुप था मोनरा। फिर क्या हुआ, 1938 में हर्बर्ट कॉपलैंड ने इस पर्टिकुलर मोनरा का जो लेवल था वो एलिवेट करके किंगडम कर दिया। तो एक छोटा सा ग्रुप अब किंगडम के लेवल पे बराजमान हो गया, यानी कि उसने इस छोटे से ग्रुप को एक किंगडम बना दिया, एक सल्तनत बना दिया इसकी पूरी की पूरी, राइट। फिर उसके बाद 1969 में हमारे स्टूडेंट्स रॉबर्ट वाइटेकर ने प्रॉपर एक 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जो आप पढ़ चुके हैं पहले से।
और इस पर्टिकुलर सिस्टम में उसने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों को सेपरेट जगह दी और उसने भी इस चीज को रखा कि हाँ, जो मोनरा है उसका एक प्रॉपर किंगडम होना चाहिए। तो आज की मॉडर्न 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी हमारे पास प्रोकैरियोट्स का एक प्रॉपर सल्तनत कायम है, दैट इज कॉल्ड एज सल्तनते मोनरा और सल्तनते यू कैन से बैक्टीरिया, राइट। फिर उसके बाद 1988 में लेन मोर्गेलिस ने क्या किया या क्या कहा उसके लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हुई थी आप लोगों के साथ लेन मार्गुलिस और कैरलिन श्वार्ट्ज की। इन्होंने भी जो हमारे प्रीवियस यूकेंसे साइंटिस्ट थे उन्होंने उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट की जो वर्डिक्ट थी या स्टेटमेंट थी उसको बिल्कुल इंटैक्ट रखा और बताया कि जो मोनरा है उसके अंदर हम उसकी जो स्टेटस है किंगडम वो बरकरार रखेंगे और उसके अंदर हम लोग ऑल प्रोकैरियोट्स को शामिल करेंगे। तो इन्होंने भी जो सिस्टम था प्रीवियस वन के हम प्रोकैरियोट्स को और यूकैरियोट्स को एक डिस्टिंक्ट एंटिटी रखते हैं, उसको नॉट ओनली मेंटेन रखा बल्कि उनके लिए जो किंगडम का स्टेटस था वो भी बरकरार रखा। फिर उसके बाद हम चलते हैं हमारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो ये है कि हम लोगों ने जब रिसर्च करते गए, ज़्यादा हमारा इल्म जो था वो पायले पता चला गया, तो हमें ये पता चला कि बेसिकली बैक्टीरिया सारे एक जैसे नहीं होते, बल्कि बैक्टीरिया की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। उनमें से एक का नाम है डोमेन बैक्टीरिया, यानी कि किंगडम के अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, किंगडम मोनेरा के अंदर हम लोगों ने 2 डोमेन्स बना दी हैं। अब एक बहुत बड़ी डोमेन है उसका नाम है बैक्टीरिया, या इसे हम एक और नाम भी देते हैं यू बैक्टीरिया। दूसरी डोमेन है मेरे पास, उसका नाम है आर्किया, राइट। और ये जो मेरे पास आर्किया है, इनके अंदर कॉमन फीचर तो आपको पता ही है क्या है कि सिंगल सेल है और प्रोकैरियोट्स। लेकिन जब जैसे मैंने आपको बोला है अभी कि जब हम नॉलेज को पाइल अप करते गए, रिसर्च आगे बढ़ाते गए, तो पता चला कि बैक्टीरिया की मेरे पास की टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। एक का नाम क्या है आर्के बैक्टीरिया और एक का नाम क्या है यू बैक्टीरिया। और इस यू बैक्टीरिया को आज हम सिंपल बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि जब कोई बंदा आप लोगों से ये बात करे कि बैक्टीरिया, तो इसका मतलब है ये मॉडर्न बैक्टीरिया हैं। और अगर कोई बंदा आपसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया की बात करेगा तो उसे हम लोग आर्के बैक्टीरिया का नाम देंगे। वो अलहदा बात है कि बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम देखेंगे कि क्या वाकई ही ये यू कैन से प्रिमिटिव है या नहीं। लेकिन बहरहाल जब आम बैक्टीरिया की बात होगी तो उसका मतलब है यू बैक्टीरिया। आज की मॉडर्न डोमेन में, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमने अब 3 डोमेन्स बना दी हैं। एक डोमेन कहलाती है बैक्टीरिया, एक कहलाती है आर्के बैक्टीरिया और आर्कियो बैक्टीरिया, और थर्ड कहलाती है यूकेरिया। तो अब ये 3 हमारे पास डोमेन्स बन चुकी हैं और इसे हम लोग बोलते हैं 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द फाइलोजेनेटिक पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमारे पास है हमारे स्टूडेंट्स कि अगर आप ऑर्गेनिज्म डिस्कवर करते हैं तो आप ऑर्गेनिज्म की ज़ाहिर क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन करने के बाद आप उसके एवोल्यूशन के बारे में बताते हैं कि पहले हमारे पास किस तरह के ऑर्गेनिज्म थे और उनसे आगे चल के कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को जो हमने स्टडी किया तो पता चला कि 1977 में हमने जो आर्किया था उसके बारे में ये डिड्यूस कर लिया, इस बात को हमने तय कर लिया था, या इस नतीजे तक हम लोग पहुंच चुके थे कि ये जो मेरे पास बैक्टीरिया हैं, ये हम यू बैक्टीरिया बोलते हैं, और ये वाले बैक्टीरिया मींस आर्के बैक्टीरिया, बेसिकली दे हैव गॉट 2 सेपरेट लाइंस ऑफ डिसेंट, यानी कि ये 2 डिफरेंट लाइंस ऑफ एवोल्यूशन हैं। इन दोनों की एवोल्यूशनरी स्टेटस, एवोल्यूशनरी लाइंस डिफरेंट हैं, और अगरचे इनका एंसेस्टर सेम है लेकिन ये 2 डिफरेंट लाइंस में इवॉल्व हुए हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। और अब हमारे पास ये जो फीचर है, इसने हमें ये वाली बात भी बताई कि जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये बेसिकली जीन्स को ऑब्टेन कर लेते हैं। ये जीन्स ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द वायरसेस, they can obtain genes from their other relative, you can say prokaryotes, and they can also acquire gene from some eukaryotes। तो इनकी ये जो एबिलिटी है कि वो जीन्स को एक्वायर कर लेते हैं, उससे हमारे पास आए दिन एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होता है और ज़्यादा वैरायटी की स्पीशीज प्रोड्यूस होती हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने अब तक
6300 स्पीशीज डिस्कवर कर ली हैं कि जहाँ पर ये जो हमें नज़र अब तक आ रही हैं। तो बात हुई थी मेरे स्टूडेंट्स के लाइंस हैं मेरे पास दो, एक लाइन कहलाती है आर्के बैक्टीरिया की लाइन और एक कहलाती है यू बैक्टीरिया की लाइन। आखिर हम इस सारी इंफॉर्मेशन तक कैसे पहुंचे? तो आंसर है यूजिंग डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक्स। उनमें से पहली टेक्निक का नाम है जीन कोडिंग। हमने जीन को कोड किया। सवाल था कि जो कोडिंग मैंने की वो किस जीन की थी? तो आंसर है राइबोसोमल आरएनए की। ये आपने अपने माइंड में रखनी है ये वाली बात कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पे स्टार लगा लें। राइट, हमने राइबोसोमल आरएनए के जीन्स की कोडिंग की और जब मैंने कोडिंग की तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत एंशिएंट है आरएनए का जीन। क्यों एंशिएंट है? क्योंकि जितनी भी लाइव्स हैं, जितनी भी फॉर्म ऑफ लाइफ है, मींस उसके अंदर राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट हो, उन लाइफ की बात हो रही है। तो वहां पे हम लोगों को यूनिफॉर्मिटी नजर आती। जितने मर्जी ग्रुप आप देख लें, आप प्लांट्स को देख लें, आप एनिमल्स को देख लें, एनिमल्स के अंदर आप यू कैन से देख लें इनवर्टिब्रेट्स को, वर्टिब्रेट्स को, यहाँ तक क्या फर्क है इंसान तक पहुंच जाएं, तो आपको सब में नजर आता है कि यहाँ पर जो राइबोसोमल आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, इट इज वेरी मच कंजर्व्ड। ठीक है, और इसके अंदर आने वाली चेंजेस को हम ट्रैक बैक कर सकते हैं। हम माजी में जाके देख सकते हैं कि ये कितना कम चेंज हुआ और किस किस पॉइंट पे जाके चेंज हुआ। तो इसलिए हम इस पर्टिकुलर राइबोसोमल आरएनए को मोलेक्युलर क्लॉक का नाम देते हैं और इस पर्टिकुलर मोलेक्युलर क्लॉक को इस्तेमाल करके हम डिफरेंट किस्म की फाइलोजेनीज को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रीअसाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इन ऑर्गेनिज्म का आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशन क्या है। तो इस लिहाज से ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। इसी चीज को इस्तेमाल करते हुए और जीन सीक्वेंसिंग के मेथड को इस्तेमाल करते हुए, आपको पता है कि जीन सीक्वेंसिंग में हम लोग क्या करेंगे, हम एक जीन लेंगे और उसके अंदर पाए जाने वाली न्यूक्लियोटाइड की तरतीब को देखेंगे और उस पर्पस के लिए हमें देखना पड़ता है, हमें सहारा लेना पड़ता है एक टेक्निक का, दैट इज कॉल्ड एज पीसीआर। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आप बहुत डिटेल से इस पर्टिकुलर टेक्निक को पार्ट 2 में सीखोगे बायोटेक्नोलॉजी में, और ये बायोटेक्नोलॉजी मींस उसकी एक एप्लीकेशन है पीसीआर, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन डेवलपमेंट ऑफ द यू कैन से व्हाट फाइलोजेनीज। तो फाइलोजेनीज की वजह से हम लोगों को क्या पता चला कि जिस को हम 2 डोमेन सिस्टम कहते रहे हैं उसे एक्चुअली 3 डोमेन सिस्टम होना चाहिए, जिसे हम आज मानते हैं। और वो 3 डोमेन्स वही हैं जो हमने ऊपर लिखी थी। नंबर 1 इज सिंपल बैक्टीरिया, नंबर 2 इज आर्के बैक्टीरिया एंड नंबर 3 इज यूकेरिया। तीसरी डोमेन आप लोगों की है, मेरी डोमेन है यूकेरिया। और इसका जो आपस में रिलेशन है वो हमने इस बहुत रफ सी डायग्राम में दिखाया है, लेकिन आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखें, ये इमेज हम लोगों ने आपकी बुक से लिया हुआ है। तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि बेसिकली 2.5 to 3.2 बिलियन ईयर्स अगो एक एंसेस्टर जमीन पे इवॉल्व हुआ और इस पर्टिकुलर एंसेस्टर से फिर 2 डिफरेंट लाइंस इवॉल्व हुई। उनमें से एक का नाम था बैक्टीरिया और दूसरे का नाम था हमारे पास आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए फर्दर हमारे पास यूकेरिया। ऐसा क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया की लाइन और इन दो ऑर्गेनिजम्स की जो यू कैन से फाइलोजेनी की लाइन है वो डिफरेंट है। आई मीन टू से कि जो बैक्टीरिया है वो यूकेरिया से ज्यादा दूर हैं, जबकि जो आर्के बैक्टीरिया है वो यूकेरिया से ज्यादा करीब हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि आप इस लेक्चर के एंड पे देखेंगे कि बेसिकली ये 2 ऑर्गेनिज्म डिस्टेंट हैं एज कंपेयर टू दीज 2 ऑर्गेनिजम्स के। मुझे सारे के सारे आरएनए के एनालिसिस ने और डिफरेंट किस्म के पीसीआर एनालिसिस मुझे ये बात बताई कि आर्किया और यूकेरिया दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड एज कंपेयर टू यूकेरिया एंड बैक्टीरिया। तो ये इंफॉर्मेशन थी दैट इज प्रेजेंट इन योर बुक और जिसे आपको अपने माइंड में रखना है और इस सारी की सारी चीज को अपने माइंड में रख के आप लोगों ने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं सो दैट यू मे रिजर्व योर सीट इन द मेडिकल कॉलेज एंड यू मे बिकम द प्रोफेशनल्स। इस दुआ के साथ कि आप इस कोशिश में हमारे साथ और अपने साथ मुखलिस रहें और इस पे कामयाबी हासिल करें। आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज।